हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्ले विथ मैथ्स पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सीईटी। आखिर ये सीईटी है क्या और इसका उद्देश्य क्या है, ये आज के वर्तमान समय में सारे नौजवानों के बीच या ये हम कह लें कि सारे दोस्तों के बीच एक उत्सुकता का विषय बना हुआ है कि आखिर ये सीईटी है क्या। तो आइए फ्रेंड्स, इसी के बारे में हम देखते हैं। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, सीईटी है। सीईटी का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो सीईटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट मीन्स सीईटी का अगर हम फुल फॉर्म कहें तो क्या हो जाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और जो हमारा एनआरए है, एनआरए का अगर हम फुल फॉर्म कहें तो ये हो जाता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, रेलवे हुआ, ये जितने भी आयोग हैं या जितने भी जो ये विभाग हैं, इसमें आप देखते होंगे कि अलग अलग एग्ज़ाम होता है। अलग अलग जब वैकेंसी निकलती है तो उनका अलग अलग एग्ज़ाम कराया जाता है। ठीक है, प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तो उसके बाद जो है नौकरी मिलती है और उस कैंडिडेट का जो है अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, अब जो आपका ये एनआरए आया है, एनआरए आपका भारत सरकार के द्वारा जो है इसका जो है गठन किया गया है और इसे जो है कैबिनेट में पास भी कर लिया गया है। कैबिनेट से इसकी अनुमति मिल गई है। इसका क्या कार्य है, क्या उद्देश्य है, ये आइए हम बताते हैं आपको। एनआरए क्या है, एक एजेंसी है जिसका काम है सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराना। किसका किसका टेस्ट कराएगी कॉमन एक साथ, एसएससी का, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी का, और जो बैंकिंग सेक्टर का एग्ज़ाम कराता है आईबीपीएस, वो आईबीपीएस का। अर्थात एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस। एसएससी आप जानते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आरआरबी आपका क्या है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, और आईबीपीएस आप जानते हैं ये बैंकिंग सेक्टर का क्या करता है, एग्ज़ाम कराता है। इन तीनों का जो एग्ज़ाम जो है अब एक साथ कॉमन रूप से कौन कराएंगे, एनआरए कराएगा। और कि एनआरए के थ्रू सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब एनआरए का काम क्या होगा कि एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस, अर्थात एसएससी, आरआरबी और बैंकिंग सेक्टर के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके सारे एग्ज़ाम जो क्या होंगे, कॉमन होंगे, मीन्स एक साथ होंगे। जैसे जैसे पहले कोई भी अगर भर्ती निकलती है तो उसमें एसएससी अपना अलग एग्ज़ाम कराती है, आरआरबी अलग एग्ज़ाम कराता है, आईबीपीएस अलग एग्ज़ाम कराता है। लेकिन अब ये तीनों विभाग जो है अलग अलग एग्ज़ाम ना करा करके क्या करेंगे, इनका संयुक्त रूप से, कंबाइन रूप से जो है एनआरए जो है आपका, ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगा। एज ए आप कह सकते हैं जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, प्री परीक्षा होती है, तो एक तरह से क्या करेगी, प्री परीक्षा लेगी इन तीन विभागों का। उसके बाद जो बाकी वर्क होगा वो ये विभाग अपना अपना प्री के बाद मेंस कराना होगा। एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस मेंस तो करा सकती है, लेकिन इन तीनों विभाग को जो प्री होगा वो कौन कराएगा, एनआरए कराएगा। ठीक है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसमें से हमको लाभ होने वाला है या कैंडिडेट को क्या लाभ होने वाला है, इसी चीज़ को जो है पॉइंट वार हम देखते हैं। चलिए, जैसे हम ये अगर कहें कि एनआरए आया है तो एनआरए कब से अप्लाई होगा, एनआरए कब से लागू होगा, तो लागू की अगर हम बात करें तो ये अप्लाई होगा, लागू होगा वर्ष 2021 से, क्योंकि अब 2020 तो ख़त्म ही हो गया है और जो भी वैकेंसी निकली थी जो प्रोसेस में है, यानी कि जिनका प्रोसेस चल रहा है, उनमें ये एनआरए नहीं लग सकता है। ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही किस में है, प्रोसेस में है। इसलिए अब 2020 भी आपका जो है जुलाई अगस्त का मंथ चल रहा है, 3-4 महीना और बचा हुआ है। इसलिए क्या है,
2020 में न लगा कर कि इसको 2021 से क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। ये किस पे अप्लाई होगा, तो पहला एसएससी, उसके बाद जो है आरआरबी का मतलब रेलवे, और उसके बाद जो है बैंकिंग सेक्टर, आप कह सकते हैं बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। किस पे लागू होगा, एसएससी पे, रेलवे पे और बैंकिंग सेक्टर पे, एनआरए, ओके। अगला हम देखते हैं एग्ज़ाम कैसे इसका होगा, तो इसका एग्ज़ाम जो ट्वाइस इन एवरी ईयर, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है इसका एग्ज़ाम कितने बार होगा, 2 बार होगा। वर्ष में 2 बार जो है एनआरए क्या कराएगी, इन तीनों जो है विभागों का जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वर्ष में 2 बार कराएगी, ठीक है। चलिए तीसरा हम देखते हैं क्या है, क्वेश्चन, अर्थात जो है क्वेश्चन पेपर इसका कैसा आएगा। तो क्वेश्चन पेपर में हम कहें तो क्वेश्चन पेपर जिसका आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, ठीक है। कैसा आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, बट एग्ज़ाम ऑफलाइन ना होकर के एग्ज़ाम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है। ऑनलाइन जब होगा तो थोड़ा धांधली की भी संभावना कम हो जाएगी, ठीक है। ये हमको इससे बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका जो है क्वेश्चन हो गया, आपने एग्ज़ाम दिया, तो एग्ज़ाम जब आप दे लिए तो उसमें क्या होगा, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देते हैं तो या सी टेट का एग्ज़ाम देते तो उसमें क्या होता है, आपको जो है सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें आपने कितना नंबर कितने में से पाया है उस पर लिखा होता है। ठीक उसी प्रकार जो है आपको एक मार्कशीट मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें आपको लिखा रहेगा कि आपने कितना नंबर प्राप्त किया है, और जो वो मार्कशीट मिलेगी उसकी वैलिडिटी 3 ईयर रहेगी। कितना रहेगी, उसकी वैलिडिटी जो है 3 साल तक रहेगी, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी पहले बार जो एग्ज़ाम में आपने बैठा और आप एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई कर गए, और एग्ज़ाम को जब आप क्वालिफाई कर गए तो वो आपका 3 साल तक वो क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, स्कोर कैसे बनेगा, तो कट ऑफ प्रीलिम्स, अर्थात जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे, मान लीजिए जैसे हम कह लें कि 100 नंबर का मान लीजिए पेपर आया, 100 नंबर का क्या हुआ, पेपर आया, तो ये जो बनाया जाएगा इसकी जो कट ऑफ बनाई जाएगी वो 60% बनाई जाएगी। कितने बनाई जाएगी, 60% बनाई जाएगी, यानी कि 60% और 60% से एबव जितने लोग पाएंगे वो क्या रहेंगे, कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे। किसके कट ऑफ को, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया कट ऑफ, स्कोर और प्रीलिम्स। और जो आपका ये जो लोग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को जो है क्लियर करेंगे वो एक तरह से क्या हो जाएगा, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्या कर लेंगे, वो कंफर्म कर लेंगे, अर्थात क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा, एसएससी कराएगी या आरआरबी कराएगी या आईबीपीएस कराएगा, तो जो उसका अगला स्टेज होता है अर्थात जो मेंस होता है, वहाँ से अपना ये फॉर्म अप्लाई करा करके अगली कार्रवाई कराएंगे। जैसे मान लीजिए, अब आइए देखते हैं हम इसका वर्क कैसे करेगा। जैसे हम 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आया, सपोज दैट उसमें से मान लीजिए 60%, 100% कन्फर्म है, 60% इस पर जो है पासिंग मार्क अर्थात कट ऑफ इसका लगाया जाएगा। तो 60 या 60 से जब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जो 65 नंबर पाया, कितना पाया, 65 नंबर। अब 65 नंबर पाया तो उसमें जब एसएससी की वैकेंसी आएगी तो एसएससी वाला बोल देगा कि ठीक है, 70 नंबर से ऊपर जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में पाए हैं वो हमारे फार्म को अप्लाई करें और आकर के जो है मेंस में बैठें, सपोज दैट। और आरआरबी है, आरआरबी मान लीजिए कह देगी जो 60% पाए हैं और इससे अब पाए हैं ये हमारे फार्म को अप्लाई करें और अगले चरण में अर्थात जो है मेंस को क्लियर करें, मेंस को क्लियर करने के बाद जॉब ले लें। यही चीज़ आईबीपीएस पर भी लागू होगा। ये भी एक कोई कट ऑफ निर्धारित कर देगा, जैसे 62% या 65% ऐसे कट ऑफ निर्धारित कर देगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए कि किसी का कट ऑफ अगर आ गया 60%, तो वो तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई तो कर गया, लेकिन अगर एसएससी का जब फार्म निकलेगा तो उस कंडीशन में अगर एसएससी ने जो प्रतिबंध लगा दिया कि हमको 70% और 70% से ऊपर वाले ही कैंडिडेट चाहिए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, 60% वाला टेस्ट को क्लियर तो किया है बट वो क्या करेगा, एसएससी वाले को फार्म नहीं डाल पाएगा, एसएससी डिपार्टमेंट में फार्म को नहीं भर पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करना होगा, उस कैंडिडेट को फिर अगले वाले टेस्ट में बैठ करके अपने नंबर को क्या करना होगा और बढ़ाना होगा, अपने परसेंटेज को और बढ़ाना होगा। ये स्थिति आईबीपीएस पर भी आएगी, क्योंकि एक ये लोग जब एसएससी या आरआरबी या आईबीपीएस
जब अपना ये फॉर्म निकालेंगे अर्थात जो विज्ञप्ति निकालेंगे तो ये विज्ञप्ति में मेंशन करेंगे अपने कट ऑफ को कि 60 या 65 या 70% से ऊपर पाने वाले कैंडिडेट ही इस फॉर्म को अप्लाई करें। तो जिनके कम रहेंगे शायद वो एक डिपार्टमेंट में ना कर पाएँ, तो इसके अकॉर्डिंग जो है क्या करना होगा, उनको अगले साल एग्ज़ाम को दे करके जो है और नंबर को बढ़ाना होगा। ठीक है, चलिए अब हम चांस की बात करते हैं। चांस वही चीज़ जो अभी हम समझाएं कि चांस इसका अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड क्या है कि हमने बताया कि एग्ज़ाम जो है हर वर्ष में 2 बार कराया जाएगा, और जो चांस है किसी भी कैंडिडेट को चांस अनलिमिटेड इसलिए दिया गया है कि मान लीजिए कोई लड़का या कोई कैंडिडेट पास भी हो गया, 60% से मान लीजिए पास हो गया, बट एसएससी मांग कितना रहा है, 70% मांग रहा है, या कितना परसेंट मांग रहा है, 75% मांग रहा है। तो उस कंडीशन में 60% पाया हुआ व्यक्ति जो है इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार IBPS का भी अगर वो 65% डिमांड कर दिया कट ऑफ का, तो उस कंडीशन में ये कैंडिडेट नहीं ना अप्लाई कर पाएगा। तो इसलिए ये अनलिमिटेड रखा गया है कि अगर कोई कैंडिडेट अगर केवल कट ऑफ पे है या कट ऑफ से थोड़ा मोड़ा ऊपर है और वो अच्छी जो एसएससी चूँकि एक अच्छी वैकेंसी डिपार्टमेंट माना जाता है, ठीक है, तो अगर वो हाई कट ऑफ को मांगता है तो वो इसके दौरान इस चीज़ को देखते हुए अगले वाले टेस्ट में क्या करे और मेहनत करके एक अच्छा नंबर लाए, ताकि एसएससी डिपार्टमेंट या IBPS डिपार्टमेंट भी वो अच्छे से फॉर्म भर करके और सिलेक्ट हो सके, अगली प्रक्रिया में पहुंच सके। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ CET। टाइप ऑफ CET यानी कि CET जो कराएगा एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम होगा CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो CET एग्ज़ाम होगा उसका क्या क्या स्टैंडर्ड है। तो चूँकि एक चीज़ और यहाँ पे चीज़ समझने वाली बात है कि जैसे कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है, कोई हाई स्कूल किया हुआ है, कोई इंटर किया हुआ है, वैकेंसी भी कुछ आती हैं हाई स्कूल बेस पे, कुछ आती हैं इंटर बेस पे और कुछ आती हैं ग्रेजुएशन बेस पे। जैसा कि आप जानते हैं जो अच्छी वैकेंसियाँ होती हैं, जैसे अगर हम SSC की बात करें तो जैसे SSC CGL हो गया, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, SSC 10+2 हो गया, इंटर लेवल पे होता है, और आपका MTS कहें तो ये हाई स्कूल पे होता है। SSC में ही अगर हम कैटेगरी वाइज करें तो आप देख लीजिए CGL और CPO SI किस पे होता है, ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, और जो आपका 10+2 होता है वो क्या होता है, 10+2 लेवल जो होता है अर्थात वो किस पे होता है, 12वीं पे होता है, और आपका जो है MTS जो आता है वो किस पे होता है, हाई स्कूल बेस पे होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में फिर RRB में भी वही चीज़ है। RRB में जैसे कोस्ट गार्ड है और वो स्टेशन मास्टर है, इस सब में क्या है ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद ग्रुप D है, या फिर हम कह लें कि वो पटरी वगैरह जो काम करते हैं उनके लिए क्या होता है, इंटरमीडिएट मांगता है। वही ठीक कंडीशन जो IBPS में भी है कि जो ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के थ्रू है, उसमें PO बनते हैं, बैंक के जो है क्या होते हैं मैनेजर बनते हैं, और क्लर्क जो होते हैं उसमें क्या होता है इंटर मांगता है, या कहीं कहीं पे अब जो ग्रेजुएशन भी कर दिया है। तो इसीलिए इसको क्या किया गया है, कैटेगरी वाइज किया गया है टाइप ऑफ CET को, कि जो 10th पास की जो वैकेंसी देखना चाहेगा वो 10th का एग्ज़ाम देगा, 10th लेवल वाला एग्ज़ाम देगा, जो 12th पास रहेगा वो 12th लेवल वाला एग्ज़ाम देगा, और जो ग्रेजुएशन पास रहेगा वो ग्रेजुएशन लेवल वाला एग्ज़ाम देगा। इसीलिए 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। 10th लेवल वाले 10 वाले को एग्ज़ाम देंगे, 12 लेवल वाले जो 12 लेवल वाला का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, और ग्रेजुएशन लेवल वाले जो है ग्रेजुएशन वाले में भर करके क्वालिफाई करेंगे। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि 10-12 ग्रेजुएशन, क्या ग्रेजुएशन वाला अगर स्टूडेंट जो है अगर ग्रेजुएशन वाला एग्ज़ाम टेस्ट क्वालिफाई कर लेता है तो 12 और 10 वाले के लिए एलिजिबल रहेगा या नहीं रहेगा, तो 100% इसके लिए एलिजिबल हो रहेगा। अगर ग्रेजुएशन वाला एग्ज़ाम वो क्या कर लेगा, क्वालिफाई कर लेगा, तो इस कंडीशन में 12 लेवल वाले के लिए और 10 लेवल वाले टेस्ट के लिए, या ये कह लीजिए कि उसके पासिंग मार्क के लिए ऑलरेडी क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। चलिए सिलेबस की अब हम बात करते हैं। सिलेबस क्या है इसका, तो सिलेबस का अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि SSC और RRB और IBPS का एग्ज़ाम है तो इतना तो इसमें श्योर है कि जैसा कि आप जानते हैं कि SSC में क्या होता है, मेन सब्जेक्ट आपका मैथ है, मैथ आती है, फिर इसके बाद क्या आती है, इंग्लिश आती है, ठीक है, इसके बाद इसमें क्या आता है, बाकी जो है मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग आती है, ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, GS आता है। ऐसे ही हम RRB में करें
तो आरआरबी में मेन सब्जेक्ट क्या हो जाता है, साइंस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, जीएस है, क्या है इसके बाद फिर मैथ है, फिर क्या है, रीजनिंग है, ठीक है। कहीं कहीं पे हिंदी भी कुछ प्रश्न इसमें आ जाते हैं, ठीक। आईबीपीएस की हम बात करें तो आईबीपीएस में भी क्या है, मेन सब्जेक्ट हमारा मैथ है, फिर क्या है, रीजनिंग है, फिर क्या है, जीएस है, ठीक है। ये हमारा मेन किस में आता है, आईबीपीएस में आता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैथ कॉमन है, इंग्लिश भी क्या है इसमें, इंग्लिश जो है इसमें इंग्लिश भी आती है, मैथ, रीजनिंग, जीएस, और इसमें क्या आती है, इंग्लिश भी आती है। तो इंग्लिश और इंग्लिश इसमें कॉमन है। रीजनिंग आप देखेंगे तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा जो ये मैथ है और जो रीजनिंग है और जो आपका ये जीएस है, ये तीनों पार्ट में देखिए, मैथ, रीजनिंग, जीएस, मैथ, रीजनिंग, जीएस, अर्थात ये तीनों सब्जेक्ट तो इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में हर हाल में रखी जाएगी। इसके अलावा हो सकता है कुछ परसेंटेज जो है आपका इंग्लिश का रखा जाएगा, और एज में भी पॉसिबल कुछ परसेंटेज जो है हिंदी का भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल यही आपका है कि सीईटी और एनआरए क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो भारत सरकार द्वारा बनाई गई है और इसको कैबिनेट से पास भी किया जा चुका है। सीईटी क्या है, इसके द्वारा सीईटी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको दिया जाएगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है इस विभाग का, किस विभाग का, एसएससी का, आरआरबी का और आईबीपीएस का जो है एनआरए एग्जाम कराएगा संयुक्त रूप से, कॉमन रूप से, ठीक है। अब इससे हम देखें उद्देश्य के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में कि क्या हमें क्या इससे लाभ होने वाला है या क्या नुकसान होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी में जो फॉर्म निकलता है, तो मान लीजिए 10 लेवल का निकला या फिर उसके बाद इंटर लेवल का निकला, फिर जो है ग्रेजुएशन लेवल का निकला, ठीक उसी प्रकार इसमें भी निकलता है इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, इसमें भी निकलता है इंटर लेवल, ग्रेजुएशन। तो कभी कभार ऐसे देखने में आता है कि इन तीनों में से किसी न किसी दो एग्ज़ाम क्या कर जाता है, टैली कर जाता है। तो उस कंडीशन में जो कैंडिडेट परेशान हो जाता है कि कौन सा हम एग्ज़ाम देने जाएँ और किसको जो है हम छोड़ें। तो ये सब चीज़ जो है ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लाने से ये प्रॉब्लम हमारी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। साथ ही साथ जो एक सामान्य घर के व्यक्ति या स्टूडेंट जो होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी अब इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। इसका रीज़न ये है कि एसएससी जब फॉर्म निकालता है तो ग्रेजुएशन लेवल का सीजीएल अलग निकालता है, 10+2 डीओ वाला जो एग्ज़ाम अलग निकालता है, इसके बाद जो है एमटीएस अलग निकालता है, आरआरबी ठीक वैसे ही जो है आपका जो है रेलवे स्टेशन का अलग निकालता है, और उसके बाद टिकट कलेक्टर का अलग निकालता है, कोस्ट गार्ड का अलग निकालता है। आईबीपीएस की हम बात करें तो आईबीपीएस पीओ अलग करता है, आईबीपीएस क्लर्क अलग करता है। तो देखा जाए तो बार बार जो एक कैंडिडेट को फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, और हर फॉर्म पे लगभग 500 रुपया उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है केवल फॉर्म भरने में। और जब कहीं एग्ज़ाम का दूर सेंटर पड़ता है तो वहाँ जाने आने में कम से कम 500 से 1000 रुपया इन्वेस्ट हो जाता है। तो इस चीज़ से अब ये जो है एनआरए आने से ये भी हमारी परेशानी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और जो एक भीड़ की हम बात करें तो जैसे एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, इस सब चीज़ों में जो कोई भी एग्ज़ाम होता है तो जो स्टूडेंट एसएससी में शामिल होता है, अगर वो नहीं सेलेक्ट हो पाता है तो वही फिर आरआरबी में शामिल होता है, यहाँ नहीं सेलेक्ट हुआ फिर वही आईबीपीएस में शामिल होता है। ऐसे मतलब रिएक्ट करके प्रोसेस इसमें चलता रहता है। और जब ये एनआरए के थ्रू कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा तो इसमें सारे स्टूडेंट एक साथ बैठेंगे, एक साथ जब बैठेंगे तो उनका एग्ज़ाम कॉमन होगा, और कॉमन होगा तो जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा वो उसके अगले चरण में जाएगा, अगले चरण में जाएगा तो वहाँ पे थोड़ा भीड़ कम हो जाएगी, ठीक है। तो यही आपका रहा एनआरए सीईटी। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे ढंग से खूब समझ में आई होगी। तो इसी तरीके के वीडियो जानने के लिए और समय समय पे जो हम इस तरह की वीडियो जो है लाते रहेंगे, तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।